नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन बी का चैप्टर 4 मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट्स। जब भी हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए आपको। जब हम कर रहे हैं मानव बस्तियां, तो सबसे पहले जो है हम करते हैं कि मानव बस्तियां क्या होती हैं, मानव बस्तियां किसे कहते हैं। मानव बस्तियां किसे कहते हैं बच्चों कि मनुष्यों के आवासों के संगठित निवास स्थान को मानव बस्तियां कहते हैं। मनुष्य के आवासों के संगठित निवास स्थान का मतलब क्या है बच्चों? आवास का मतलब क्या होता है? घर के लोगों के घरों का संगठित समूह। जो लोग घरों में एक दूसरे के पास घर बना करके जो रहते हैं, तो मनुष्यों के आवासों के संगठित निवास स्थान को मानव बस्तियां कहते हैं। मानव बस्तियों में बच्चों देखो, अस्थायी डेरे भी आ जाते हैं, स्थायी बस्तियां भी आ जाती हैं, नगर भी आ जाते हैं, महानगर भी आ जाते हैं। मानव बस्ती में ये नहीं कहा जा सकता कि वो उसका आकार निश्चित हो, लोगों की संख्या निश्चित हो। मानव बस्ती में ऐसा नहीं है। मानव बस्ती बच्चों छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जनसंख्या कम भी हो सकती है, जनसंख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो मानव बस्ती क्या है बच्चों कि मनुष्यों के आवासों के संगठित निवास स्थान को मानव बस्ती कहते हैं। इसमें अस्थायी डेरे, अस्थायी डेरे क्या होते हैं बच्चों? जो परमानेंट रेजिडेंस नहीं होते। कुछ लोग काम करने के लिए जाते हैं, कुछ समय तक वहां पर अपने रहने की व्यवस्था करते हैं, फिर उसको छोड़ करके और फिर वो वहां से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाते हैं। उनको अस्थायी डेरे कहा जाता है। स्थायी बस्ती कौन सी होती है बच्चों? जैसे कि गांव, वहां पर परमानेंट रेजिडेंस होते हैं। नगर, महानगर, ये सब मानव बस्तियों के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है बच्चों कि बस्तियों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है। कि बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर जो है वो किया जाता है। बस्तियों का वर्गीकरण बच्चों सामान्यतः दो जो है आधारों पर किया जाता है, एक आकार के आधार पर और एक प्रकारों के आधार पर। बस्तियों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, आकार के आधार पर और प्रकारों के आधार पर। बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन से दो प्रकार बच्चों? एक ग्रामीण बस्तियां और एक नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों के बारे में बच्चों आप पहले जान चुके हैं कि ग्रामीण बस्तियां कौन सी होती है? गांव में निवास करने वाले लोग। और नगरीय बस्तियां किसके अंतर्गत आती हैं? नगरों में निवास करने वाले लोग। फिर भी आप इसको एक बार अच्छी तरह से कर लेना। कई बार आपका क्वेश्चन भी आ जाता है ये डिफेंस के रूप में कि ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर होता है। तो उसलिए इस पर आधार पर आप ये एक बार अच्छी तरह से कर लेना कि ग्रामीण बस्तियां कौन सी होती हैं कि इनमें गांव में निवास करने वाले लोग होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय बच्चों क्या होता है? कृषि करना होता है। गांव की जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं इनका आकार छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों में घर जो है बिखरे हुए होते हैं और यहाँ पर आधुनिक सेवाएं जो है वो कम होती हैं। ये ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं हैं। ये इस तरह के छोटे बड़े प्रश्न कई तरह से बच्चों बन जाते हैं। अब आपको समझना है कि किस तरह से छोटे प्रश्नों में 3 नंबर वाला जो आपका प्रश्न आता है उसमें इस तरह से भी आपका प्रश्न आ सकता है कि ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं बताइए या नगरीय बस्तियों की विशेषताएं बताइए। तो किसी भी तरह से प्रश्न आ जाए और आपको जो है वो पता लगना चाहिए। फिर हम करते हैं कि नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां कौन सी होती हैं बच्चों कि नगरों में निवास करने वाले लोग नगरीय बस्तियों के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय, ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करना, पशु पालना। नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है बच्चों? व्यापार, निर्माण उद्योग, प्रशासन से संबंधित कार्य। ग्रामीण बस्तियों का आकार कैसे होता है बच्चों? छोटा होता है। और नगरीय बस्तियों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ग्रामीण बस्तियों में जो है आधुनिक सेवाएं कम होती हैं,
और नगरीय बस्तियों में परिवहन की, चिकित्सा की, शिक्षा की ये सारी सेवाएं जो है वो उपलब्ध होती हैं। ये आपका था कि बस्तियों का वर्गीकरण। बस्तियों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? उसके आकार और प्रकार के उनके जो है प्रकारों के आधार पर दो प्रकार जो है बस्तियों के होते हैं, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। फिर बच्चों आपका आगे जो है वो प्रश्न बनता है कि भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताइए कि भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों को बच्चों 4 भागों में बांटा जाता है और ये कौन कौन से होते हैं? एक केंद्रीयकृत बस्तियां, एक अर्धगुच्छित बस्तियां, एक पूर्वे वाली बस्तियां और एक प्रक्षिप्त बस्तियां। ये ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में बांटा जाता है। अब हम इनको जो है अलग अलग से जो है इनका विस्तार से वर्णन करेंगे, इनका एक्सप्लेन करेंगे बच्चों कि केंद्रीयकृत बस्तियां जो है वो कौन सी होती हैं। केंद्रीयकृत बस्तियों को बच्चों गुच्छित बस्तियां भी कहते हैं। गुच्छित बस्तियां जिसमें घर जो है वो एक दूसरे के से सटे हुए होते हैं। गुच्छित एक गुच्छे के रूप में, एक समूह के रूप में, इसमें जो है घर पास पास बने होते हैं और ये इस तरह की बस्तियां बच्चों ज्यादातर उपजाऊ मैदानों में, शिवालिक घाट की घाटी में, उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती हैं। बुंदेलखंड, नागालैंड आदि क्षेत्रों में ये बस्तियां पाई जाती हैं। इसमें जो है जैसे बस्तियां समूह के रूप में बनी होती हैं तो इस आधार पर जो है बच्चों इसको गुच्छित बस्तियां कहा जाता है। इसमें जनसंख्या और बस्तियों की अपेक्षा जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है। फिर आपका आता है अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित बस्तियां बच्चों कौन सी होती हैं? जैसे कि नाम से ही आपको पता लग गया, गुच्छित बस्तियां केंद्रीयकृत बस्तियां जिसमें घर पास पास बने होते हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां किसी बड़े शहर गांव के विखंडन के परिणाम से ये बस्तियां बनती हैं। विखंडन का मतलब क्या होता है बच्चों? विखंडन का मतलब टूटना। जब एक गांव जो है 2 भागों में बट जाता है किसी कारण से, उस गांव के कुछ घर वहां से अलग जो है जगह पर जाकर घर बना लिए जाते हैं और वहां पर रहा जाता है, तो एक गांव जो है वो 2 भागों में बट जाता है तो उसे अर्धगुच्छित बस्तियां कहा जाता है। किसी बड़े शहर गांव के विखंडन के परिणाम से ये बस्तियां बनती हैं। भूस्वामी तथा प्रभावशाली लोग गांव के केंद्रीय भाग में रहते हैं, निम्न वर्ग के लोग गांव के बाहरी भाग में रहते हैं। इस प्रकार की बस्ती जब जो है 2 भागों में बट जाती है तो निम्न वर्ग के लोग जो गांव के बाहरी क्षेत्र में रहते हैं और जो भूस्वामी और प्रभावशाली लोग होते हैं वे गांव के केंद्रीय भाग में निवास करते हैं। उसके बाद जो है बच्चों आपका जो है ग्रामीण बस्तियों का तीसरा प्रकार आता है पूर्वे वाली बस्तियां। पूर्वे वाली बस्तियां बच्चों कौन सी होती है कि जब किसी विशाल गांव का सामाजिक तथा जातीय आधार पर जो है विखंडन हो जाता है। यहाँ पर ये बात आपने ध्यान रखनी है कि सामाजिक तथा जातीय आधार पर विखंडन हो जाता है तो बस्ती कई इकाइयों में बट जाती है, जिसमें पाना, पाढ़ा, पल्ली, नंगला, ढानी ये बन जाते हैं। और ये इस प्रकार की बस्तियां बच्चों गंगा के मध्यवर्ती और निचले मैदानों में, छत्तीसगढ़ आदि में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं, जहां पर बस्तियों का विखंडन सामाजिक और जातीय आधार पर होता है। ये आपकी बच्चों 3 बस्तियां जो है ग्रामीण बस्तियां हो चुकी हैं, केंद्रीयकृत बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पूर्वे वाली बस्तियां और अब आपका आता प्रक्षिप्त बस्तियां। प्रक्षिप्त बस्तियां क्या होती हैं बच्चों कि इन बस्तियों में केवल कुछ घर ही होते हैं। ये बस्तियां वनों में झोपड़ियों के समूह के रूप में मिलती हैं। ऐसी बस्तियां छोटी पहाड़ियों पर, खेत या चारागाहों के निकट मिलती हैं। ये बस्तियां ज्यादातर मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि में पाई जाती हैं। प्रक्षिप्त बस्तियां इनमें केवल कुछ घर ही होते हैं और वो अलग अलग जगह पर जो है वो बने होते हैं। जैसे किसी जो है छोटी पहाड़ी पर जहां पर छोटे छोटे मतलब खेत बने होते हैं, चारागाह होते हैं, वहां पर ये बस्तियां बनाई जाती हैं। उसके बाद आपका बच्चों इसी से संबंधित आगे अगला प्रश्न भी बन जाता है कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं
उन बस्तियों के प्रकारों को निर्धारित करने वाले कारक जो हैं कौन कौन से कारक ग्रामीण बस्तियों को प्रकारों को प्रभावित करते हैं। तो उसको जो है बच्चों 3 कारक प्रभावित करते हैं। 3 कारक कौन कौन से हैं? भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ऐतिहासिक कारक। भौतिक कारक कौन से होते हैं बच्चों? के बस्तियों के प्रकार भौतिक कारकों पर निर्धारित होते हैं, जैसे ऊंचावच है, ऊंचाई है, भूमि जल स्तर है, जलवायु है, मृदा है। शुष्क प्रदेशों में पानी की कमी के कारण प्राय मकान तालाबों के चारों ओर बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बस्तियां सहत बस्तियां जो है होती हैं। तो भौतिक कारक जो है वो ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को जो है वो प्रभावित करता है। अब देखो मैंने आपको जो पहले भी ये बता रखा था कि जैसे जलवायु है, मृदा है, भूमि जल स्तर है, जहां पर बच्चों मतलब लोगों को अधिक सुविधाएं मिलती हैं, अनुकूल सुविधाएं मिलती हैं, तो वहां पर जो है ये जो भौतिक कारक हैं वे इन बस्तियों के को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं बच्चों? कि जनजातीयता, संप्रदाय, जाति वर्ग बस्तियों के अविनाश को जो है प्रभाव डालते हैं और वहां पर पूर्व वाली बस्तियां बन जाती हैं। तो मतलब जो सांस्कृतिक कारक होते हैं वो जनजातीयता के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति वर्ग के आधार पर लोग जो है वो अलग अलग अपना निवास स्थान बना करके और वहां पर रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक कारक जो है वो बस्तियों के प्रकारों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका आ जाता है कि ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक भी जो है वो बस्तियों के प्रकारों को जो प्रभावित करते हैं, जैसे कि उत्तरी भारत के मैदानों में बाहरी आक्रमण होते रहते हैं और लुटेरों से सुरक्षा पाने के लिए वहां पर जो है सहत बस्तियां बसाई जाती हैं, घर इकट्ठे होते हैं, अधिक संख्या में लोग जो इकट्ठे जो है रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका आज हो गया है कि मानव बस्तियां क्या होती हैं, बस्तियों के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, उनके आकार और प्रकारों के आधार पर ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां होती हैं। और ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में बांटा जाता है, केंद्रीयकृत बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पूर्व वाली बस्तियां, प्रक्षिप्त बस्तियां। और इन बस्तियों को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ऐतिहासिक कारक। एक बात मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कि ये इस तरह से जो आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं इसमें ये छोटे बड़े सब तरह के क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो आपने जो है वो खुद प्रिपेयर करने हैं, अच्छी तरह से आपने ये तैयार करना है।